मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स के डाइजेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे पॉसिबल हो, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे पॉसिबल हो, लिपिड का डाइजेशन कैसे पॉसिबल हो, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे पॉसिबल हो। इसका मतलब जो पॉलीमर यूनिट था उसको हमने मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट करने की बात की या कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि डाइजेशन या पाचन जो है ये एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन। यदि ये पॉसिबल नहीं होती तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में नहीं चेंज कर पाते, और सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी उनको ओरिजिनल फॉर्म जो है उनमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। पहले उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सिंपलर फॉर्म को अब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो नेक्स्ट हेडिंग में कह सकता हूं पचित उत्पादों का अवशोषण। मीन्स absorption digested products। पचित उत्पाद, तो मैं आपको ये कहूं कि कार्बोहाइड्रेट है, ये किस फॉर्म में था? ओरिजिनल फॉर्म, पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म। इसका डाइजेशन हुआ तो फाइनली किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो पचित उत्पाद ये है बेटा। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं प्रोटीन है, ये किस फॉर्म में था? पॉलीपेप्टाइड्स। और फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? ये एमिनो एसिड। एमिनो एसिड डी फॉर्म भी हो सकती है, एमिनो एसिड एल फॉर्म भी हो सकती है। तो पचित उत्पाद प्रोटीन का ये है। लिपिड या फैट, या मैं कह सकता हूं ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड फाइनली किस में चेंज हुई? फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। इसका मतलब यहां पर पचित उत्पाद ये डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और फाइनली इसको किस में तोड़ा हमने? नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। यहां पर पचित उत्पाद ये जितने भी ये पार्ट मैं बता रहा हूं ये क्या है बेटा? पचित उत्पाद। कहां पर पड़े हुए हैं? ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ ओरल कैविटी में डाइजेशन हुआ, फिर फाइनली स्टमक में डाइजेशन हुआ, और फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। तो अभी ये कहां पर पड़े हुए? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब इन पचित उत्पाद को एलिमेंट्री कैनाल से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल से निकालना यही क्या है? अवशोषण। तो पचित उत्पादों का अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। नोट करें बेटा यहां तक।
अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषण अवशोषण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम करेंगे क्या बेटा, जो पचित उत्पाद है, पाचन से प्राप्त उत्पाद है, उनका आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करना। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन के पश्चात मिले पचित उत्पाद या पचित उत्पादों का आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में पहुंचना। और जब रक्त और लसिका में पहुंच गए हैं तो वहां से बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास भी इजी वे से पहुंच सकती है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन के पश्चात मिले पचित उत्पादों का आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में पहुंचना। इसका मतलब अब जरा ये देखिए, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग कौन सा है? सिरोसा। फिर उसके अंदर मसल लेयर, मसल लेयर के बाद सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड देन ल्यूमेन। इस ये ल्यूमेन में जो मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इस म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में पहुंच गया। अब बेटा ये भी पता होना चाहिए लसिका में कौन सा जाना चाहिए, रक्त में कौन सा जाना चाहिए। कोई भी प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली रक्त में चला गया, लेकिन लिपिड या फैट ये लिम्फ के अंदर जाएगा। फाइनली इसको भी ब्लड के अंदर ही जाना है, क्योंकि रक्त का पार्ट ही तो है लसिका, लेकिन लिपिड और फैट डायरेक्टली रक्त में ना जाकर पहले लसिका में जाता है। रक्त मीन्स यहां पर किसकी बात हो रही है? ब्लड की। लसिका मीन्स यहां पर किसकी बात हो रही है? तो मैं कह सकता हूं आंतरिक म्यूकोसा, आंतरिक म्यूकोसा में रक्त को सप्लाई करने के लिए यहां पर क्या होनी चाहिए? ब्लड कैपिलरीज। और इस आंतरिक म्यूकोसा में लिम्फ को सप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए? लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज को आंतरिक म्यूकोसा में हम क्या नाम देते हैं? लैक्टियल्स। तो आंतरिक म्यूकोसा में इस तरीके से वलन पाए जाते हैं। ऐसे यहां पर माइक्रोविलाई उपस्थित होती, यहां पर हम कह सकते हैं इस पार्ट के अंदर ब्लड कैपिलरीज और यहां पर लिम्फ कैपिलरीज मौजूद होना जरूरी है। इसीलिए मैं कह सकता हूं यहां पर कोई भी फूड मटेरियल था, पचित उत्पाद था, वो यहां से निकलकर इस ब्लड कैपिलरीज या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाए। इसी प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं बेटा हम? अवशोषण। क्लियर? नोट किया सभी ने? अब देखिए ये कौन कौन से मेथड से पॉसिबल हो सकता है अवशोषण, कौन कौन से विधियों के द्वारा? एक्टिव मेथड से,
मीन्स सक्रिय विधि द्वारा, और पैसिव मेथड से, इसका मतलब निष्क्रिय। यदि अवशोषण में किसी एटीपी की आवश्यकता है तो वो क्या होगा? एक्टिव। और एटीपी की आवश्यकता नहीं है तो वो क्या होगा? पैसिव। क्लियर है बेटा? पहला पार्ट तो ये हो सकता है कि एटीपी डिपेंडेंट हम प्रोसेस जो है, मीन्स प्रक्रियाएं हैं, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि मैं ये कहूं यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स किसी पदार्थ की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, यहां कम है। ज्यादा से कम की ओर डिफ्यूजन या विसरण को दर्शाती। तो जो पचित उत्पाद है उनका विसरण के द्वारा भी अवशोषण हो सकता है, सक्रिय विधि द्वारा भी हो सकता है, निष्क्रिय विधि द्वारा भी हो सकता है। अब ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो आप जरा सोचे विसरण कैसी प्रक्रिया होगी? निष्क्रिय। दूसरी चीज, यदि आपको कम सांद्रता से ज्यादा की तरफ लेकर जाना है ऐसे, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एटीपी देनी पड़ेगी। यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे में ये मेथड कैसा हो जाएगा? सक्रिय। ऐसे में विसरण, ये मेथड कैसा है बेटा? निष्क्रिय। अब किसी भी कोई भी ऐसा मटेरियल है, किसी भी उत्पाद को किसी आयन की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी उत्पाद है, उसको गमन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब सोडियम आयन इस उत्पाद के एब्जॉर्प्शन में सहायता कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मीन्स सुसाध्य परिवहन। तो पचित उत्पाद जितने भी हैं उनका अवशोषण निष्क्रिय, सक्रिय या सुसाध्य परिवहन क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो पचित उत्पाद है उसका अवशोषण सक्रिय, निष्क्रिय या सुसाध्य परिवहन के द्वारा संभव होता है। अलग अलग भाग का हम देखेंगे कि कौन से भाग का एक्टिव होगा, कौन से भाग का पैसिव होगा, कौन से भाग का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या सुसाध्य परिवहन से होगा। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से भाग में किस किस का अवशोषण संभव होगा। तो एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में सबसे पहले ये देख रहे हैं मुख्य भाग में किस किस का अवशोषण हो। आप जरा ये सोचें, मुख्य का मतलब डायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य गुहा की। मुख्य गुहा में जो भोजन है वो कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन इस भाग में भी कुछ औषधियां मीन्स ड्रग्स वगैरह है, उनका अवशोषण संभव हो पाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये औषधियां जिह्वा के निचली सतह के संपर्क में आती हैं, ये औषधियां जिह्वा के निचली सतह के संपर्क में आती है, तो वहां से
इनका अवशोषण संभव हो पाता है। क्लियर? ये औषधियां जैसे ही टंग के लोअर सरफेस पर या उसके संपर्क में आएंगी तो वहां से इनका अवशोषण संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि टंग के नीचे की सरफेस है, वहां पर क्या मौजूद है? म्यूकोसा। क्लियर? और इस म्यूकोसा के अंदर क्या है? रक्त केशिकाएं, मीन्स ब्लड कैपिलरीज। उन रक्त केशिकाओं से कुछ औषधियों का मुख गुहा से क्या हो जाता है बेटा? अवशोषण। क्लियर? सेकंड हम बात करते हैं दूसरी टेबल में। इसके बाद मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसिका और फिर फाइनली आमाशय। आमाशय या स्टमक। इस भाग में सिंपल शुगर है, अल्कोहल है, वाटर है, इनका अवशोषण इजी वे से हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं यदि मुख का आमाशय भाग से कंपेयर करें तो यहां तो कुछ ही अमाउंट में हुआ, आमाशय में इससे ज्यादा, और छोटी आंत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अवशोषण संभव होगा। तो हम कह सकते हैं वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। मीन्स जल, सरल शर्करा तथा अल्कोहल का अवशोषण हमारे आमाशय भाग से संभव हो पाता है। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल का अवशोषण कौन से भाग से संभव हो? ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको पता है बेटा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में सभी का पाचन संभव हो पाया। पाचन के बाद उसका अवशोषण करना है तो पाचन कहां संभव हो पाया? ड्यूडेनम भाग। अब जेजुनम भाग में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से भाग में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में? जेजुनम में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में मैक्सिमम डाइजेशन होगा? ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग में। तो मैं कह सकता हूं पोषक तत्वों के अवशोषण का, पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य अंग छोटी आंत है। अब पोषक तत्वों का जो अवशोषण करना है, जिसका डाइजेशन पॉसिबल हो गया उस सबका करवा दो। मुख्य अंग यही क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, पाचन के अंतिम उत्पाद अब आपको पता है पाचन के अंतिम उत्पाद यहां पर क्या क्या है? ग्लिसरॉल है, सॉरी,
फैटी एसिड है, फ्रक्टोज है, एमिनो एसिड है, उन सब का। तो पाचन के अंतिम उत्पाद यदि मैं कहूं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड, और इसके अलावा मैं बात कहूं एमिनो एसिड और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। एमिनो एसिड और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तो ब्लड के पार्ट द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये लिम्फ द्वारा मीन्स लसिका पार्ट द्वारा अवशोषित होगा। तो हम कह सकते हैं पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग छोटी आंत है। यहाँ पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है, या तो रक्त प्रवाह द्वारा या लसिका में अवशोषण होता है। क्लियर? अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। इस भाग में जल, कुछ औषधियां तथा खनिज लवण का अवशोषण संभव हो पाता है। अब बेटा एनसीईआरटी की जो समरी अभी पढ़ेंगे आप, तो वहां पर लिखा हुआ है बड़ी आंत में जल का अत्यधिक अवशोषण होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण तो जल का यहां पर ही हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसका सबसे अधिक अवशोषण कहां पर होगा? बड़ी आंत, तथा उसके साथ कुछ औषधियां तथा खनिज लवणों का अवशोषण हो पाता है। अब इन सब का अवशोषण कैसे कैसे पॉसिबल हुआ? एक्टिव है या पैसिव है या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है या सिंपल डिफ्यूजन से हुआ है, उन सब की लिस्ट भी बना लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट का कैसे कैसे अवशोषण संभव हुआ है। तो नोट करें पहले यहाँ तक, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है और क्लोराइड आयन है, इन सभी का अवशोषण विसरण द्वारा संभव होता है। ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है या क्लोराइड आयन है, इनका अवशोषण विसरण द्वारा संभव होता है। विसरण या सिंपल डिफ्यूजन, इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार के एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। एटीपी की आवश्यकता नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक निष्क्रिय परिवहन का प्रकार है। एनर्जी की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना साधारण विसरण द्वारा जो पॉसिबल हुआ है, साधारण विसरण सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। तो इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रता प्रवणता या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करेगा। यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कम है, ज्यादा से कम की ओर इजी वे से ये पदार्थ चले जाएंगे।
तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर जाना, इसका मतलब यहां पर क्या बन गई है, सांद्रता प्रवणता बन गई। हालांकि यदि मैं बात करूं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से भी अवशोषित होते हैं। वाहक प्रोटीन, जहां पर भी कोई दूसरी वाहक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके के परिवहन को हम बोलते हैं सुसाध्य परिवहन। हिंस, पहली लाइन में आपने देखा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन से भी जा रहे हैं। ग्लूकोज और एमिनो अम्ल में कुछ वाहक प्रोटीन की आवश्यकता हो रही है, तो सुसाध्य परिवहन से भी जा रहे हैं। जल का परिवहन परासरणी सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां पर परासरणी सांद्रता पर ही निर्भर करेगा जल का परिवहन। लेकिन अब यदि मैं आपको यह कहूं कि यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन थी ग्लूकोज की, यहां पर कम थी, तो यहां से यहां चला गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर कम हो जाए और यहां पर ज्यादा। तो अब कंसंट्रेशन कम है और यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम से ज्यादा की ओर, इसका मतलब अब हमें यहां से यहां पर लेकर जाना है, तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और ऐसे टाइम पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं ग्लूकोज कॉमा अमीनो अम्ल तथा सोडियम आयन का परिवहन यदि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हो तो एटीपी की आवश्यकता होती है। इसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। क्लियर है बेटा? अब यदि हम बात करें फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। पहले इन्हें मिसेल में परिवर्तित किया जाता है तथा आंतरीय म्यूकोसा की कोशिका में जाकर इनके चारों तरफ
कोटिंग कर दी जाती है तथा इन्हें लिपोप्रोटीन या काइलोमाइक्रोन में परिवर्तित कर लसिका में छोड़ दिया जाता है तथा वहां से अंततः रक्त में चले जाते हैं। देखिए बेटा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाएंगे। रक्त में अवशोषित नहीं हो पा रहे तो पहले इसे माइसेली में परिवर्तित किया जाता है। ये क्या है? विलेय है। जैसे ही माइसेली में परिवर्तन हुआ तो आंतरिक मुकोसा की कोशिका, जिसे बोलते हैं एंटेरोसाइट, वहां जाकर इनके चारों तरफ एमिनो एसिड की कोटिंग कर दी जाती है, परत बना दी जाती है। तो एमिनो एसिड की कोटिंग करेंगे तो चारों तरफ क्या हो गया? प्रोटीनियस पार्ट। तो अब इसे क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये था लिपिड और उसके चारों तरफ प्रोटीन, उसे बोल रहे काइलोमाइक्रोन। इस काइलोमाइक्रोन में परिवर्तित करके इसको लसिका के अंदर लिम्फ में छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर लसिका को सप्लाई करने के लिए क्या प्रेजेंट है? आंतरिक भाग में लैक्टियल सेल्स होती है, उसमें छोड़ दिया जाता है और अंततः ये रक्त में चले जाते हैं। क्लियर है बेटा? डायग्राम के बेसिस पर समझेंगे, पहले इसको नोट करें। डायग्राम के बेसिस पर समझे बेटा। ये हमारे इंटेस्टाइनल विलाई वाला पार्ट है, मीन्स आंतरिक भाग पर अंगुली नुमा प्रवर्ध प्रेजेंट है, दिखाई दे रहे हैं आप। इन विलाई या अंकुरों के ऊपर यहां पर माइक्रो विलाई उपस्थित होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम सूक्ष्मांकुर। और ये सूक्ष्मांकुर का उपस्थित होना और विलाई का उपस्थित होना ये इंडिकेट करता है कि इसका सरफेस एरिया, आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना बढ़ने के पीछे रीजन ये भी है कि पाचन भी इजी वे से पॉसिबल हो पाए और उसका अवशोषण भी इजी वे से पॉसिबल हो पाए। क्लियर? इस विलाई के अंदर यहां पर मैंने देखा, यहां पर आर्टरी की सप्लाई है, मीन्स धमनी की आपूर्ति भी है। यहां पर वेन की सप्लाई भी है, मीन्स सिरा की आपूर्ति भी है। आर्टरी और वेन, यदि मैं कहूं कि एक साइड में ये आर्टरी वाला पार्ट, ये वेन वाला पार्ट, तो ये डिवाइड होगा आर्टेरियोल में और ये डिवाइड होगा वेन्यूल में, और फाइनली इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट होगी? कैपिलरीज, जिसे हम बोलते हैं केशिकाएं। ये धमनी, ये सिरा, ये धमनिका, ये सिराकाएं, और ये क्या है? कैपिलरीज मीन्स केशिकाएं। एक साइड में ये आर्टरी आर्टेरियोल में डिवाइड हुई, एक साइड में वेन वेन्यूल में डिवाइड हुई, और जो बीच का पॉइंट है इसे क्या बोल रहे हैं? कैपिलरीज। तो देख सकते हैं आप, ये धमनी, यहां पर ये आर्टेरियोल और ये वेन, तो ये वेन्यूल, और जो ये डिवाइड हो रही है तो ये बीच में क्या है? केशिकाएं या कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज है ये कैपिलरीज है ब्लड कैपिलरीज, इसलिए मैं कह सकता हूं ये क्या है? रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। लेकिन इसी भाग में यहां पर लिम्फ कैपिलरीज भी होती है, ये दिखाई दे रही है आप, लिम्फ कैपिलरीज श्वेत कलर की दिखाई देती है क्योंकि यहां पर लिपिड या फैट का डिपोजिशन हो जाता है। इन लिम्फ कैपिलरीज को हम बोलते हैं लैक्टियल्स। अब आपको यह भी पता लग गया कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोडक्ट है
ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। कोई भी प्रोटीन का प्रोडक्ट है एमिनो एसिड की फॉर्म में, सिंगल एमिनो एसिड है, डाइपेप्टाइड है या ट्राइपेप्टाइड है। और लिपिड का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सभी क्या है? ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, पचित उत्पाद है। इनका अवशोषण कौन कौन से भाग में होगा? तो देखिए बेटा, ये आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में कौन कौन सा पार्ट है? एक ब्लड कैपिलरीज वाला और एक लिम्फ कैपिलरीज वाला। तो ये फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, यहां से लेकर यहां तक का पचित उत्पाद जो है वो बेटा जी ब्लड कैपिलरीज में आएगा। लेकिन फैटी एसिड और माइसेली वाला ये पोर्शन, ये पचित उत्पाद किस में आएगा? लिम्फ कैपिलरीज में, क्योंकि ये एविले हैं, इनसोल्यूबल है। तो पहले इनको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं माइसेली। फिर माइसेली के बाद इनको काइलोमाइक्रोन में परिवर्तित किया जाएगा। फिर काइलोमाइक्रोन से इसको इन लिम्फ कैपिलरीज में छोड़ा जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? तो देखिए यहां पर 6 कार्बन में ये ग्लूकोज की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, गैलेक्टोज की भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फ्रक्टोज की इस तरीके से 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने पढ़ा होगा पायरेन स्ट्रक्चर होती है, ये फ्यूरेन स्ट्रक्चर होती है। तो ये 5 कार्बन की फॉर्म में, 5 रिंग की फॉर्म में, और ये 6 रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दोनों के अंदर कार्बन 6 ही है, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, इसके अंदर भी 6 कार्बन। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर कीटो ग्रुप है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये एक दूसरे के एपीमर फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट का ये प्रोडक्ट है, सैकराइड का ये एक प्रोडक्ट है। इसको ग्लूकोज को हम सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, मोस्टली ग्लूकोज के पार्ट को एक्टिव फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, और किसी कैरियर आयन के फॉर्म में भी करवा सकते हैं। तो यदि कैरियर आयन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यदि आयन की फॉर्म में करवाओगे तो उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये इंटेस्टाइनल वाला रीजन, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की जो सेल है इनको बोलते हैं एंटेरोसाइट। ये क्या है? ल्यूमेन, ल्यूमेन वाले पार्ट में पड़ी हुई। इस ल्यूमेन पार्ट से इसको क्या करवाया हमने? एब्जॉर्ब करवाया और यहां पर लाकर छोड़ दिया। एमिनो एसिड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड को सिंपल डिफ्यूजन से करवाया और उसको लाकर यहां छोड़ दिया। ए पार्ट के अंदर चला गया। ए पार्ट क्या है? यहां पर मैंने लेबल किया टू ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। इस विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज है। स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन से यहां पर आ गए। यहां पर मैंने लेबल किया बी पार्ट। बी मीन्स टू लैक्टियल्स ऑफ विलाई। इसका मतलब ये लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा। ये तो ब्लड कैपिलरीज वाला पार्ट है और ये लिम्फ कैपिलरीज वाला पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर एक्सप्लेन करना, वो है शॉर्ट और लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। यहां पर इसने माइसेली फॉर्मेशन किया। ये माइसेली यहां से मूव करता हुआ यहां पर आ गया। जैसे ही इस एंटेरोसाइट या इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जाएगी तो इसके चारों तरफ इस तरीके से ये कोटिंग प्रेजेंट हो जाएगी और ये प्रोटीनियस कोटिंग है। यहां पर क्या था? ये मोनोग्लिसराइड। देखो यहां पर एक लाइन और यहां पर एक रिंग है। यहां पर मोनो से ये एक लाइनिंग और 2 ओपनिंग आई, यहां पर एक लाइनिंग और 3 ओपनिंग दिखाई दे रही। इसका मतलब ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड बन गया। और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग भी आ गई है। इसे बोल रहे हैं काइलोमाइक्रोन, और एक काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में यहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ये कहां पर जाएगा? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। तो इस तरीके से इनका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ब्लड कैपिलरीज से फिर कहां जाएगा और लिम्फ कैपिलरीज से कहां जाएगा? तो ये भी देख लेते हैं बेटा।
ब्लड कैपिलरीज से ये पार्ट जाएगा लीवर के पास, किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन, मीन्स यकृत निवाहिका सिरा। और आपको पता है जब ये लीवर के पास पहुंच गया है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और लिम्फ कैपिलरी से कहां जाएगा? लिम्फ कैपिलरी से जाएगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर, बाई सबक्लेवियन सिरा जो है उस पार्ट में जाएगा। और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन फाइनली कहां पर ओपन होगी? वेना कैवा, मीन्स महाशिरा के अंदर। और आपको पता है ये वेना कैवा कहां पर ओपन होती है? राइट ओरिकल के अंदर, मीन्स जो आलिंद का दायां भाग है उसके अंदर ओपन होगी। अब आपको बताएं आलिंद का जो दायां भाग है, मीन्स हार्ट का जो दायां भाग है, दायां आलिंद, उस दायां आलिंद के अंदर ये वेना कैवा ओपन हुई। तो अब दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फिर लंग्स के पास, लंग्स से बाएं आलिंद, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर रक्त के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। इसका मतलब फाइनली इसको भी कहां पर जाना है? ब्लड के अंदर। और ये भी कहां पर चला गया? ब्लड कैपिलरीज के अंदर गया, तो ये लीवर के थ्रू फाइनल डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाएगा। और यहां पर लिम्फ कैपिलरीज में जा, ये भी फाइनली कहां पर आएगा? ऑरिकल में आ गया। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। तो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में तो किसका प्रोडक्ट गया? पॉलीसेक्राइड का प्रोडक्ट जो बना है मोनोसेक्राइड वो, और पॉलीपेप्टाइड का जो एमिनो एसिड बना है वो। लेकिन जो लिपिड का और फैट का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसे डायरेक्टली हमने ब्लड में ना भेजकर किस में भेज दिया है? हमने भेज दिया लिम्फ कैपिलरीज में। और यहां पर लिम्फ कैपिलरीज जो है उनको क्या नाम दे रहे हैं बेटा? लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स इस प्रोडक्ट को कहां छोड़ देती हैं? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन किसमें खुलेगी? वेना कैवा। और महाशिरा जो है ये कहां पर खुलेगी? हमारे हृदय के दाएं आलिंद भाग में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से लंग्स, लंग्स से बाएं आलिंद, बाएं आलिंद से बाएं नीले, बाएं नीले से पूरे शरीर के अंदर एरोटा के थ्रू या महाधमनी के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगा। तो जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं, पचित उत्पाद हैं, उनका अवशोषण डायग्रामेटिक फॉर्म में यदि आपको समझ में आ गया तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बना भी सकते हैं। क्लियर है? तो बनाइए इस डायग्राम को एक बार आप। पचित पदार्थों के जो उत्पाद बने हैं उनके अवशोषण से संबंधित आपने थ्योरेटिकल पार्ट देखा। अब हम बात करेंगे उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के संदर्भ में सत्य है?
देखिए बेटा स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं। लगभग 60% स्टार्च का जल अपघटन मुख में लारिय एमाइलेज के द्वारा होता है। दूसरा, हमारे आमाशय में परिधीय कोशिकाओं के द्वारा निष्क्रिय HCl का श्रावण होता है। काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन के लघु अणु हैं जिनका संवहन आंत्र में रुधिर केशिकाओं में होता है। फोर्थ, फ्रक्टोज तथा प्रोटीन तथा कुछ फ्रक्टोज तथा कुछ एमिनो अम्ल का अवशोषण आंतरीय श्लेष्मा से वाहक प्रोटीन के द्वारा सुसाध्य परिवहन के माध्यम से बिना ऊर्जा का उपयोग किए होता है। नोट करें पहले इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव के भोजन के पाचन और अवशोषण, इसका मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड सत्य कथन पूछा है। करेक्ट। लगभग 60% स्टार्च का जल अपघटन मीन्स स्टार्च का हाइड्रोलिसिस मुख में लारी एमाइलेज मीन्स सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा होता है। नहीं, ये तो रोंग हो गया बेटा। कितना होता है? 30%। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रोंग। हमारे आमाशय में परिधीय कोशिकाएं मीन्स
पैराइटल सेल, पैराइटल सेल क्या रिलीज करती है? HCl एंड इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर के द्वारा। निष्क्रिय HCl नहीं, निष्क्रिय HCl थोड़ी ना होता है, HCl तो सक्रिय होता है। ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। काइलोमाइक्रोन लिपोप्रोटीन के लघु अणु है जिनका संवहन आंत्र में रुधिर केशिकाओं, नहीं, काइलोमाइक्रोन रुधिर केशिकाओं में नहीं, लिम्फ कैपिलरीज में जाता है बेटा। और लिम्फ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं यहां पर? लैक्टियल्स। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? 4। फ्रक्टोज तथा कुछ एमिनो अम्ल का अवशोषण, या इसी की जगह नई एनसीईआरटी में बेटा ये फ्रक्टोज को रिमूव कर दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है? ग्लूकोज। तो आपको ये करेक्ट मानना है, ग्लूकोज तथा कुछ अमीनो अम्लों का अवशोषण आंतरिक श्लेष्मा से वाहक प्रोटीन के द्वारा होता है, और वहां पर कैरियर प्रोटीन कोई भी है तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम जैसे वाहक आयन किस प्रकार के पदार्थ के अवशोषण को सुगम कर देते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फ्रक्टोज प्लस एमिनो एसिड, एमिनो एसिड प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फैटी एसिड एंड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। सोडियम जैसे वाहक आयन किस प्रकार के पदार्थ के अवशोषण को सुगम कर देते? इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो? फैसिलिटेटेड, या मैं कह सकता हूं सुसाध्य। और सुसाध्य परिवहन जो है वो ग्लूकोज और एमिनो एसिड के लिए रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट ऑप्शन पुरानी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था, लेकिन ये रॉन्ग है। सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी रॉन्ग है और फोर्थ भी रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मानव में पाचन उत्पादों को
कॉलम सेकंड में दिए गए अवशोषण स्थल एवं अवशोषण प्रणाली के सही मिलान को चुनिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में है कॉलम फर्स्ट और इस साइड में कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में दिया गया है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल। दूसरे में दे रखा है कोलेस्ट्रॉल तथा माल्टोज। तीसरे में दे रखा है ग्लाइसिन तथा ग्लूकोज। चौथे में दे रखा है फ्रक्टोज तथा सोडियम। कॉलम सेकंड में ग्रहणी काइलोमाइक्रोन के रूप में बड़ी आंत्र सक्रिय अवशोषण के रूप में छोटी आंत्र सक्रिय अवशोषण के रूप में छोटी आंत्र निष्क्रिय अवशोषण के रूप। देखो एक साइड में दे रखा है पचित उत्पाद और दूसरी साइड में उसका अवशोषण साइट, मीन्स अवशोषण स्थल कहां पर हो। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, मैंने आपको ये बताया किसी भी फूड मटेरियल का डाइजेशन जो है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में होगा, लेकिन अवशोषण कौन से भाग में होगा? जेजुनम में। ये कह रहा है ग्रहणी में, ग्रहणी में इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज बड़ी आंत में, ये भी नहीं हो सकता। ग्लाइसिन और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लाइसिन क्या है? एमिनो एसिड। ये ग्लूकोज हो गया, ये एमिनो एसिड हो गया। छोटी आंत में होगा बट एक्टिव फॉर्म में होगा यदि उसे आपको सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध लेकर जाना है तो। फ्रक्टोज एंड सोडियम छोटी आंत्र में निष्क्रिय अवशोषण के रूप में नहीं। यदि सोडियम आयन है तो इसका तो कैसे होगा? सोडियम आयन के प्रेजेंस में किसी का हो रहा है तो उसको बोलते हैं सुसाध्य परिवहन। ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज का अवशोषण आंत्र के श्लेष्मा कोशिकाओं में से वाहक प्रोटीन द्वारा रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है सक्रिय परिवहन, सुसाध्य परिवहन, सामान्य विसरण, सह परिवहन, क्रियाविधि। देखो यहां दिया गया फ्रक्टोज का, और कोई भी वाहक प्रोटीन काम कर रही है तो इस तरीके के अवशोषण में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वाहक प्रोटीन के द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे इसको? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या सुसाध्य परिवहन। फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए बेटा, एक आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न संरचनाओं को अंगों के उनके स्थान के साथ मिलान कीजिए। ए, बी, सी और डी। ए में है लीबर कोन, त्रिभुजिका या क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन। बी में है ग्लीसन का कैप्सूल। सी में है लैंगरहैंस का द्वीप। और डी में है
ब्रूनर ग्रंथियां, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनसे मिलान करना है। अग्नाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांतर, यकृत। देखो बेटा, ब्रूनर ग्लैंड, लैंगरहैंस का द्वीप, ग्लीसन्स कैप्सूल एंड लीबरकून परद्वीप। अब आपको पता है ग्लीसन्स का कैप्सूल कहां पर होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स को कवर करने वाला। हिपैटिक लोब्यूल कहां होती है? लीवर के अंदर। तो मैं कह सकता हूं इसका मैच हमने बी का मैच 4 से करवा दिया। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशय या पैनक्रियाज के अंदर। ब्रूनर ग्लैंड, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी। तो ब्रूनर ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है? ग्रहणी के अंदर। लीबर कोन की परगोइका या लीबर कोन की दरारें, ये कौन से भाग में होती हैं? जेजुनम एंड इलियम पार्ट के अंदर। इसे बोलते हैं मध्यांतर और इसको बोलते हैं क्षुद्रांतर। तो मैं कह सकता हूं इसका मैच इससे। तो अब आप ए का, बी का, सी का, डी का मैच करवा सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज मैंने बात की पचित पदार्थों के अवशोषण से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्वांगीकरण के बारे में या एसिमिलेशन के बारे में, कि जो पचित पदार्थ हमारे एलिमेंट्री कैनाल से अब ब्लड और लिम्फ के अंदर पहुंच गए, तो फाइनली कहां पर पहुंचेंगे? हमारे उत्तकों के पास पहुंचेंगे। और उत्तकों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्वांगीकरण प्रक्रिया में क्या करेंगे? जैसे ही इस पचित पदार्थ के जो उत्पाद हैं उनको ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू के पास पहुंचा दिया जाएगा, तो वहां पर उनका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण प्रक्रिया संभव होगी, जिससे एनर्जी बनेगी या ऊर्जा का उत्पादन होगा और विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। तो इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।